स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों बाद मैथमेटिक्स का क्लास आपके सामने आ रहा है। काफ़ी समय अभाव के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा था। चलिए हम लोग आगे आज एक नए टॉपिक को सीखेंगे, जानेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। आप अवकलज जानते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि अवकलज, अगर आपसे कोई पूछता है कि एक्स क्यूब का एक्स के सापेक्ष अवकलज क्या होगा, तो आप जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इक्वल टू आप 3x स्क्वायर लिख देते हैं। आपको डी बाई डी एक्स इंटू एक्स पावर एन इक्वल टू फार्मूला लगाते हैं और एन एक्स पावर एन माइनस 1 मिल जाता है। डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस 1। क्लियर? और उसी का इस्तेमाल करके यहाँ पर आप इसकी वैल्यू क्या लिख देते हो, 3x स्क्वायर लिख देते हो। ये सारी बातें हमने अवकलज के बारे में, अवकलज के अनुप्रयोग के बारे में, यानी सारी फर्स्ट बुक हम लोगों ने ख़त्म कर दी थी। सेकेंड बुक चर्चा करने वाले थे, तो उसका तो पहला टॉपिक है वो हम आज सीखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, यदि मैं आपसे कहूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब कितना होगा, तो आपका आंसर आएगा 3x स्क्वायर। क्लियर हो कि नहीं हो? यदि मैं आपसे पूछूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5, आपका फिर से आंसर आएगा 3x स्क्वायर, क्योंकि 5 एक कांस्टेंट है और 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या होगा, तो आपका आंसर होगा 3x स्क्वायर। आपने देखा कि यहाँ पर एक्स क्यूब ये जो टर्म है, इसके साथ एक कांस्टेंट क्या हो रहा है, बदल रहा है, लेकिन इसके डिफरेंशिएशन, इसके अवकलन की जो वैल्यू है, अवकलज जो इसका जो प्राप्त हो रहा है, डेरिवेटिव जो प्राप्त हो रहा है, वो कितना प्राप्त हो रहा है, 3x स्क्वायर ही प्राप्त हो रहा है। क्लियर हो गया कि नहीं होगा? यानी अलग अलग फलनों का अवकलज क्या प्राप्त हो रहा है, 3x स्क्वायर। ये यहाँ पर fx कितना है, x क्यूब है, यहाँ पर fx कितना है, x क्यूब प्लस 5 है, और यहाँ पर fx कितना है, x क्यूब प्लस 1/2 है। लेकिन आप देख रहे हैं कि तीनों का अवकलज, ऐसे बहुत से जो फंक्शन हम लिखते जो है एक्स क्यूब को रोकते हुए 5 को हम क्या करें, चेंज करते जाएं, तो कांस्टेंट को अगर हम क्या करते जाएं, चेंज करते जाएं, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर ही मिलेगा। इसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये केवल एक्स क्यूब के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, ऐसे बहुत से फंक्शन के बारे में बात कर सकता हूँ, ऐसे बहुत से फलनों के बारे में बात कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक और देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पर जैसे डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। अगर आपसे कोई पूछा कि डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होगा, तो आप बेस ई इज इक्वल टू आप कहोगे 1/x। डी डी एक्स ऑफ ई इज डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई कितना होगा, 1/x। इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछता है कि डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई प्लस 7 कितना होगा, आपका आंसर आएगा कितना, 1/x। क्लियर हो नहीं होगा? डी डी एक्स ऑफ log x बेस e प्लस √3, आपका आंसर क्या होगा, 1/x। क्लियर होगा नहीं होगा? तो क्या देख रहे हैं आप, यानी अगर फंक्शन के साथ कोई भी कांस्टेंट ऐड किया जाता है तो उसके अवकलज में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे यहाँ पर हो या चाहे यहाँ पर। ऐसे बहुत से उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें हम लोग जान सकते हैं। क्लियर हो गई? लिखते जाएंगे, सुबह से शाम हो जाएगी, शाम से सुबह हो जाएगी, लेकिन समाप्त नहीं होगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया? बात समझ आ गई नहीं आ गई? कोई दिक्कत? तो अगर आपसे कि
पूछे कि एक्स क्यूब का अवकलज क्या है तो आप कहोगे 3x²। अगर आपसे कोई पूछता है कि एक्स क्यूब प्लस 5 का अवकलज क्या है आप कहोगे 3x²। अगर कोई आपसे पूछता है कि एक्स क्यूब प्लस 1/2 का अवकलज क्या है आप कहोगे 3x²। इसका मतलब ये सारे इन सभी के अवकलज क्या हैं 3x² ही हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 3x² के प्रति अवकलज कौन है एक्स क्यूब है। 3x² का प्रति अवकलज कौन है एक्स क्यूब प्लस 5 है। और 3x² का प्रति अवकलज क्या है एक्स क्यूब प्लस 1/2 है। इसी को प्रति अवकलज कहते हैं। या अगर आपसे कोई पूछे कि 1/x का प्रति अवकलज क्या है log x बेस ई। log x बेस ई का अवकलज 1/x है, इसलिए 1/x का प्रति अवकलज क्या होगा log x बेस ई होगा। 1/x का प्रति अवकलज log x बेस ई प्लस 7 होगा। 1/x का प्रति अवकलज log x बेस ई प्लस √3 होगा। ऐसे बहुत से प्रति अवकलज बन सकते हैं। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि प्रति अवकलज क्या है। क्या है प्रति अवकलज। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रति अवकलज क्या है, मैंने पहले उदाहरण ले लिया, अब मैं उसकी परिभाषा लिखने जा रहा हूं। प्रति अवकलज क्या है। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रति अवकलज क्या है तो आप कहेंगे कि यदि किसी फलन fx का प्रति अवकलज किसी फलन fx का प्रति अवकलज phi x कहलाएगा। किसी फलन fx का प्रति अवकलज क्या कहलाएगा phi x कहलाएगा यदि phi dash x is equal to किसके हो fx। यदि phi dash x equal to किसके हो fx के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब इसको इससे हम समझाएंगे। किसी फलन fx का प्रति अवकलज क्या कहलाएगा phi x कहलाएगा यदि phi dash x बराबर क्या हो fx। यहां पर fx कौन है ये, और यहां पर ये phi x। phi dash x का मतलब क्या ddx ऑफ phi x। अगर fx के बराबर है तो phi x fx का क्या कहलाएगा प्रति अवकलज कहलाएगा। यहां पर देखिए एक्स क्यूब का अवकलज 3x² है, यानी एक्स क्यूब को अगर हम क्या माने phi x माने तो phi x का अवकलज 3x² के बराबर है, यानी phi dash x बराबर किसके है fx के है। तो fx हम किसको मानेंगे 3x² को मानेंगे नहीं मानेंगे। तो देखिए यहां पर phi x का रोल कौन निभा रहा है एक्स क्यूब, यहां पर phi x का रोल कौन निभा रहा है एक्स क्यूब प्लस 5। यहाँ पर phi x यहाँ पर क्या है एक्स क्यूब प्लस 1/2 और fx यहाँ पर क्या है 3x²। तो क्या बताया गया किसी फलन fx का प्रति अवकलज, fx यहाँ पर कौन है 3x² है कि नहीं है, का प्रति अवकलज कौन कहलाएगा phi x कहलाएगा। phi x यहाँ पर कौन है, यहाँ पर x क्यूब है, या तो phi x क्या है x क्यूब प्लस 5 है, या तो phi x क्या है x क्यूब प्लस 1/2 है। क्यों, क्योंकि इनका अवकलन करने पर क्या मिल रहा है 3x² मिल रहा है। यानी phi x का अवकलन करने पर क्या मिलता है, अगर fx मिलता है तो phi x fx का क्या कहलाएगा प्रति अवकलज कहलाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं बेटा एंटी डेरिवेटिव। कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो एंटी डेरिवेटिव समझ में आ गया, यानी अगर सरल भाषा में एकदम सरल भाषा में आपसे कोई पूछता है कि प्रति अवकलज क्या है तो आप कहेंगे कि किसी फलन का जो अवकलज होता है, ठीक, जैसे यहाँ पर क्या एक्स क्यूब का अवकलज कौन है 3x², तो 3x² का प्रति अवकलज क्या हो गया x क्यूब हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा नहीं हो गया कि नहीं हो गया।
किसी फलन के अवकलज, इसका अवकलज कितना है 3x स्क्वायर, इसलिए 3x स्क्वायर प्रति अवकलज क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस 5 हो जाएगा। तो ये तो डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अगर डिफिनेशन में कोई समस्या होगी तो बताइएगा, लेकिन उदाहरण से मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। x क्यूब का अवकलज 3x स्क्वायर, इसलिए 3x स्क्वायर का प्रति अवकलज x क्यूब, x क्यूब प्लस 5 का अवकलज 3x स्क्वायर, इसलिए 3x स्क्वायर का प्रति अवकलज x स्क्वायर x क्यूब प्लस 5, 3x क्यूब प्लस 1/2 का अवकलज क्या हो गया 3x स्क्वायर, इसलिए 3x स्क्वायर का प्रति अवकलज क्या हो गया x क्यूब प्लस 1/2। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक ही फलन है, यहाँ पर क्या है एक ही फलन है 3x स्क्वायर, लेकिन एक ही फलन के कई प्रति अवकलज हो सकते हैं, बहुत से प्रति अवकलज हो सकते हैं। एक ही फलन के बहुत से प्रति अवकलज हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3x स्क्वायर के यहाँ पर क्या प्रति अवकलज मैंने आपको दिखाया 3, क्या 3 ही हो सकते हैं? नहीं, बहुत से हो सकते हैं। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से समझ में आ गया? बढ़िया समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है। प्रति अवकलज की परिभाषा समझ में आ गई होगी। तो अगर अब यहीं से हम लोग आगे सीखेंगे, क्या सीखेंगे? हमने क्या बताया, एक ही फलन के बहुत से प्रति अवकलज हो सकते हैं। तो यानी एक ही फलन के बहुत से प्रति अवकलज हो सकते हैं, तो प्रति अवकलजों का क्या होगा एक समूह होगा। क्या होगा? एक समूह होगा। नहीं बंद कर लग। तो प्रति अवकलजों के किसी फलन के प्रति अवकलजों के समूह को किसी फलन के प्रति अवकलजों के समूह को उस फलन का समाकलन कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। उसी को क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। तो आपके समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वास्तव में समाकलन क्या है? किसी फलन के प्रति अवकलजों के समूह को क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। क्लियर हो गया? अभी और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अभी हमने आपको बताया कि d/dx ऑफ x क्यूब प्लस मान लीजिए 5, तो आपको आंसर मिलेगा 3x स्क्वायर। अगर मैंने लिखा dx ऑफ x क्यूब प्लस √2, तो आपका आंसर आया 3x स्क्वायर। क्लियर? अगर मैंने लिखा ddx ऑफ x क्यूब प्लस 7, तो आपका आंसर आया 3x स्क्वायर। तो अगर मैं पूछूं 3x स्क्वायर का प्रति अवकलज कौन है? x क्यूब प्लस 5 है। एक और लिख लेता हूं d/dx ऑफ x क्यूब, तो आप होगे कितना 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर का जो प्रति अवकलज कौन है? x क्यूब प्लस 5, x क्यूब प्लस √2, x क्यूब प्लस 7, x क्यूब, ऐसे बहुत से। और इनका जो समूह होगा, ये यानी ऐसा समूह, ये सब क्या है? प्रति अवकलज है कि नहीं? तो ऐसा समूह जिसमें सारे प्रति अवकलज आ रहे हों, वो 3x स्क्वायर का क्या कहलाएगा? समाकलन कहलाएगा। और समाकलन को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? इंटीग्रेशन का चिन्ह हम लोग ऐसे बनाएंगे, s को थोड़ा सा पतला कर देंगे, ये हो गया इंटीग्रेशन। यहाँ पर किसका प्रति अवकलज हम लोग निकाल रहे हैं? 3x स्क्वायर का। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर और प्रति अवकलज निकालें तो समाकलन यहाँ पर क्या लिखेंगे? dx। अपने यहाँ पर dx बता रहा है कि x के सापेक्ष इसका, जैसे यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, वैसे यहाँ पर x के सापेक्ष क्या हो रहा है? हमारा 3x स्क्वायर का समाकलन हो रहा है। तो हमने क्या कहा? यहाँ पर क्या बताया? किसी फलन के प्रति अवकलजों के समूह को उस फलन का समाकलन कहते हैं। तो 3x स्क्वायर dx का जो प्रति अवकलज है वो क्या है? x क्यूब प्लस 5 है, x क्यूब प्लस √2 है, x क्यूब प्लस 7 है, x क्यूब
है। ऐसे सुबह से सामान्य का बहुत से हो सकते हैं, तो मैं कितना लिखूंगा, तो मैंने क्या किया, एक चीज लिख दिया x³ प्लस c। तो c मैंने क्यों लिखा, c इसलिए लिखा कि x³ सब में है, c क्या है, कांस्टेंट, ये बदल सकता है, लेकिन 3x² dx का जो समाकलन होगा उसमें x³ तो आएगा ही आएगा, परिवर्तन किसमें होगा, कांस्टेंट में। c यहाँ पर 0 होगा, c यहाँ पर 7 है, c यहाँ पर √2 है, c यहाँ पर 5 है, यानी c कुछ भी हो सकता है। समझ में आई बात कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया, समाकलन का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। प्रति अवकलज से क्या मिला, समाकलन मिला। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, √2, 7, 5, 3, क्लियर, कुछ भी हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 0 हो सकता है, माइनस में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। तो इसी को यही समाकलन कहलाता है, जिसके बारे में हम लोगों को सेकंड पेपर में, सेकंड बुक में चर्चा करनी है, और इसीलिए इसे अनिश्चित समाकलन कहते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रल। अगर आपसे कोई पूछता है कि इसे अनिश्चित समाकलन क्यों कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि इसे अनिश्चित समाकलन क्यों कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि यहाँ पर c पता नहीं है कि c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू 0 हो सकती है, c की वैल्यू 7 हो सकती है, c की वैल्यू √2 हो सकती है, c की वैल्यू 5 हो सकती है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इसकी निश्चित वैल्यू प्राप्त नहीं कर सकते। x³ तो बता सकते हैं, लेकिन c के बारे में हम निश्चित नहीं है, इसीलिए हम इसे अनिश्चित समाकलन भी कहते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। डिफरेंट क्या इसके आगे हम लोग निश्चित समाकलन के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि समाकलन का डेफिनेशन क्या है, तो आपको यही बोलना है किसी फलन के प्रति अवकलजों के समूह को उस फलन का क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं। मुझे लगता है ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। आज पहला दिन था, इसलिए मैंने कई वीडियोज बना चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा थकावट महसूस हो रही है, लेकिन जो बताना था उसको मैंने आपको बता दिया है, शुरुआत कर दी है। भरोसा रखिए, सारी बातें आपको बताई जाएंगी और बेहतर ढंग से बताई जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक भरोसा रखे रहें, समस्याएं सारी दूर होंगी। कोई समस्या होगी मुझे मैसेज करें, मैं आपकी सारी समस्याओं को दूर करूँगा। एक बार फिर से जो बातें मैंने आपको समझाई उसको बोलना है कि किसी फलन का अगर अवकलज ये है तो इसका प्रति अवकलज ये होगा, यानी उल्टा एंटी। क्लियर हो गया। और फलन के प्रति अवकलजों के समूह को उस फलन का क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं। कुछ सूत्र मैं आज यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, उसको आपको लर्न कर लेना है, ताकि कल हम लोग जो है इस पर चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि कैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर आपसे मैं पूछूं कि ddx ऑफ sin x क्या होगा, तो आपका आंसर होगा cos x। क्लियर। तो ddx ऑफ cos x, sin x इक्वल टू किसके होगा, cos x। क्लियर, यानी sin x का अवकलज क्या है, cos x। तो cos x का प्रति अवकलज क्या होगा, sin x होगा कि नहीं होगा, sin x होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए यहां से हम लिख सकते हैं कि cos x का समाकलन क्या होगा, sin x, और इसके साथ क्या लग जाएगा, c। और c क्यों लग जाएगा, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। समझ में आया कि नहीं है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। d/dx ऑफ cos x इज इक्वल टू, आप क्या जानते हैं, माइनस sin x। यानी cos x का अवकलज क्या है, माइनस sin x है, इसका मतलब माइनस sin x का अवकलज प्रति अवकलज क्या होगा, cos x होगा। इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन sin x dx इज इक्वल टू किसके हो गया, माइनस cos x प्लस। अब कुछ बच्चे चिंतित हो गए होंगे कि सर ये तो माइनस आपने इधर लगा दिया, ये माइनस पक्षांतर कर दिया गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आपको sin x का समाकलन क्या जानना है, आपको माइनस cos x। अगर आपसे मैं पूछूं कि d/dx ऑफ tan x, तो आप क्या बताओगे, sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x का अवकलज tan x का अवकलज sec स्क्वायर x है, इसलिए tan sec स्क्वायर x का प्रति अवकलज क्या होगा, tan x होगा। इसलिए sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू tan x प्लस। ऐसे
लिखते जा रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ cot x इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, देयरफॉर कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cot x प्लस सी, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स काट एक्स, therefore माइनस therefore कोसेक एक्स काट एक्स dx इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, सेक एक्स इसी तरह से आप लिखते जाएंगे। मैं इंटीग्रेशन का लिख दे रहा हूँ, समझ में आ गया होगा कैसे करना है, एक तरीका आपको बताना था। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan x dx इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू log x बेस e प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n इज dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x dx इज इक्वल टू e पावर x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x dx इज इक्वल टू a पावर x अपॉन log a बेस e प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस c। इसकी प्रूफ भी मैं बताऊंगा आगे, लेकिन थोड़ा जान लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू cos इनवर्स x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू cot इनवर्स x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x प्लस c। ऐसे ही बहुत से फार्मूले, लेकिन इतनी ज़रूरी है, फिर इसके आगे और चीज़ें आपको बताई जाएंगी। पहले सवाल थोड़े से बताए जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस बताए जाएंगे छोटे छोटे, फिर हम लोग हाई लेवल के क्वेश्चंस एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा डायरेक्ट दिया हुआ है, तो पहले हम बेसिक चीज़ों को सीखेंगे ताकि आप डायरेक्ट कंफ्यूज ना हो जाए। फिर इतना याद कीजिए, शुरुआत हो गई है, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।